हेलो फ्रेंड्स, साइनिंग स्टार अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं करण आपका स्वागत करता हूं और ये हमारा आज तीसरा वीडियो है सीएनटी पर। ठीक है, और ये अब तक का सीएनटी का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। ज्ञात होगा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बतलाया था, पूरी पृष्ठभूमि संशोधन की बतला दी थी, कैसे सीएनटी एक्ट आया, कितना आज तक 26 संशोधन जो हो चुके हैं उसमें महत्वपूर्ण संशोधन क्या है, एक संक्षिप्त परिचय सीएनटी पर दे दिया था। और ये सीएनटी का में घुसने से पहले ये सीएनटी का फर्स्ट चैप्टर है और ये सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। और ये जो सबसे पहले आप ऐसा कीजिए कि एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि सबों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सीएनटी एक्ट 1908 में कुल 19 अध्याय है, कुल 19 चैप्टर है और 271 सेक्शन धाराएं हैं। ठीक है, तो 271 धाराएं कौन किस किस रूप में विभाजित है, किस अध्याय में कितनी धाराएं हैं, इसी को समझने के लिए एक चार्ट के रूप में मैंने आपको इस वीडियो में इसे प्रदर्शित किया है। अगर आप इस चार्ट को पूरी तरह से अपने दिमाग में घुसा लेंगे तो निश्चिंत रहिए कि सीएनटी एक्ट में आप कुछ भूल भी जाएंगे धारा, तो आप वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन करके आएंगे। किसी भी एग्ज़ाम में जहां सीएनटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम से पूछे जाएंगे, वहां आप निश्चित रूप से क्वेश्चन को जो है वो जो है राइट अप करके आएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं एक नज़र में। पूरे 19 अध्याय को हम एक नज़र में देखेंगे। जब हम पूरे 19 अध्याय को एक नज़र में देख लेंगे तो हम यह समझ लेंगे कि हमें सीएनटी एक्ट में क्या पढ़ना है और किस अध्याय में कौन सी धाराएं हैं। ठीक है, जिस प्रकार भारतीय संविधान में हम 22 भाग को पढ़ते हैं, भाग 1 में ये है, भाग 2 में ये है, तो 3 में नागरिकता है, तो 4 में राज्य के नीति निर्देशक, इस तरीके से जो बांट के पढ़ते हैं, उसी तरीका से भाग के जगह यहाँ अध्याय दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि सीएनटी एक्ट का सीएनटी एक्ट नाम और वो कहाँ कहाँ लागू है। 4 प्रमंडलों में, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल और पलामू प्रमंडल में लागू है। संथाल परगना में लागू नहीं है। संथाल परगना के 6 जिलों में जो है वो एसपीटी एक्ट लागू है। इस तरह 4 प्रमंडल के 18 जिलों में सीएनटी एक्ट लागू है और यह बताता है कि कहाँ कहाँ सीएनटी एक्ट लागू है। और सीएनटी एक्ट का एक संक्षिप्त नाम छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम होगा और यह कहाँ कहाँ लागू होगा। और इस सीएनटी एक्ट में कुछ कुछ शब्दावलियाँ होगी, उसकी क्या क्या परिभाषाएं होंगी, यही आपका चैप्टर 1 बताता है। बहुत सरल है कि चैप्टर 1 क्या बताता है, तो आपको डरना नहीं। आपको देखिएगा वीडियो के अंतिम आते आते आपको सारा दिमाग में जो है वो दिमाग के अंदर सारा कुछ समाहित हो जाएगा। हाँ, आपको खुद से भी थोड़ा सा मेहनत करना होगा। आपका थोड़ा सा मेहनत जो है वो पूरे सीएनटी एक्ट में देखिएगा, आपको काफ़ी सहयोग देगा, आपको याद हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो पहला अध्याय में मेरा क्या है, संक्षिप्त नाम है। क्या है? संक्षिप्त नाम है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का संक्षिप्त नाम है, कहाँ कहाँ उसका प्रसार है, प्लस कुछ शब्दावलियां हैं, उसकी परिभाषा दी गई है। कुछ शब्दावलियां जिसकी परिभाषा, उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, क्या शब्दावली है? ठीक, तो संक्षिप्त नाम है, प्रसार है और कुछ शब्दावलियां हैं, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था मझियस भूमि, तो कोड़कर भूमि। ठीक है, तो लैंडलॉर्ड कौन है, ठीक, कृषि वर्ष क्या है, इस तरह की कुछ शब्दावलियां हैं। संक्षिप्त नाम, प्रसार, कुछ शब्दावलियों की परिभाषा अध्याय 1 में है। धारा 3 है इसमें, 1, 2, 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अध्याय 1 सीएनटी एक्ट का अध्याय 1 में उसका नाम है, वो कहाँ कहाँ लागू है, प्रसारित है और छोटा छोटा शब्दावलियां है, बस। ठीक, ये अध्याय
एक में है और ये 3 धारा है इसमें, 1 2 3। उम्मीद करते हैं इसमें आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक, दूसरा चीज चलते हैं। दूसरा, जब एक्ट आ गया तो जमीन का काश्तकार की बात होगी, जब लागू हो गया तो काश्तकार की बात होगी। तो काश्तकारों का वर्ग के बारे में हम चैप्टर 2 अध्याय 2 में पढ़ते हैं। अब कौन कौन काश्तकारों का वर्ग है ये हम बाद में देखेंगे। जानकारी के लिए हम आपको यहीं बता दें, काश्तकारों का 4 वर्ग है। ठीक है, भूधारक, रैयत, दर रैयत, मुंडारी खुटकटीदार रैयत, ये काश्तकारों के वर्ग हैं। इसी के अंदर रैयत के अंतर्गत अधिभोगी रैयत, अंधिभोगी रैयत, ठीक है, और उसके अलावा खुटकटीदार अधिकार प्राप्त रैयत, रैयत के प्रकार हैं। हमको अभी उसमें नहीं जाना है। चैप्टर 2 में क्या है, काश्तकारों का वर्ग है, बस यही जाना है। तो काश्तकारों का वर्ग ये क्या है, 4 से लेकर धारा 8 में है। धारा 1 2 3 पहला चैप्टर में नाम प्रसार में, 4 5 6 7 8 5 धारा किसमें है भाई, तो हमारा सेकंड, जब कानून लागू हुआ तो काश्तकार आ गया, तो काश्तकारों का वर्ग का जिक्र होगा। 4 से 8 धारा है। ठीक है, ध्यान से चलते जाइए, धीरे धीरे समझ जाइएगा। चलिए, काश्तकारों का वर्ग। अब काश्तकारों का वर्ग की जब बात की गई तो वर्ग बता दिया गया कौन कौन है। अब उसमें कुछ कुछ के बारे में विस्तार से चर्चा है अगले अध्याय से। अगले अध्याय में हम भूधारक का, जो भूमि को धारण करता है, भूमि को धारण करता है, खेती के लिए धारण करता है, उसकी चर्चा है अध्याय 3 में। अध्याय 4 में रैयत की चर्चा है। कैसी रैयत की चर्चा है, अधिभोगी रैयत की चर्चा है। अधिभोगी रैयत मतलब वैसा रैयत जिसे जमीन से जो उत्पादन होता है उसके उपभोग का अधिकार प्राप्त हो, जो अन्न उपजता है उसमें उपभोग का अधिकार प्राप्त हो, तो अधिभोगी रैयत की परिभाषा है। ठीक, तो हमने देखा अध्याय 1 संक्षिप्त नाम प्रसार, दूसरा काश्तकारों का वर्ग, काश्तकारों का वर्ग में तीसरा अध्याय भूधारक, चौथा रैयत। तो रैयत कौन, तो अधिभोगी रैयत। उसके बाद अधिभोगी के बाद अंधिभोगी रैयत नहीं है, उसके बाद है खुटकटीदार अधिकार प्राप्त रैयत, मतलब जिसको वंश से, उसके खूट से, उसके पूर्वज से अधिकार प्राप्त है उस जमीन को जोतने का। जैसे मुंडाओं की जमीन खुटकटीदार जमीन होती है, ठीक है, खूंट से प्राप्त है उसको जमीन, उसी के पुरखों ने उस जमीन को बसाया था, चौरस किया था, उस गांव को बसाया था, उसके खूट का अधिकार है, तो खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत का। पहले अधिभोगी रैयत, फिर खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत, और फिर अंधिभोगी रैयत। अंधिभोगी रैयत का कहाँ जिक्र है, अध्याय 6 में। याद हो गया हमको। संक्षिप्त नाम प्रसार अध्याय 1, अध्याय 2 में काश्तकारों का वर्ग, कैसा काश्तकार भाई, अध्याय 3 में भूधारक, फिर क्या है, भूधारक के बाद चौथा में रैयत, पांचवा में क्या है, खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत, और छठा में क्या है, तो अंधिभोगी रैयत। चलिए, याद हो गया 6 तक हमको। अब धीरे से हम लोग फिर चलते हैं। संक्षिप्त नाम प्रसार धारा 1 2 3, काश्तकारों का वर्ग 4 5 6 7 8, 4 से 8। ठीक, अगला 8 में खत्म हो गया, तो भूधारक कितना से कितना है, 9 से 15 में है। ठीक है, भूधारक के बाद रैयत, ये कैसा रैयत है, अधिभोगी रैयत, अधिभोगी रैयत। ठीक है, तो अधिभोगी रैयत कितना है, 16 से 36 है। याद रखना आसान है, 1 से 3, 4 से 8, 9 से 15, फिर 16 से 36।
थोड़ा सा है, 1-2 बार 4 बार आप जब तक नहीं पढ़िएगा तो केवल वीडियो एक बार देखने से नहीं होगा, थोड़ा सा इसमें आपको मेहनत को करना होगा, ठीक है। अब इसका हर चीज़ का कोई ट्रिक नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग को मेहनत करना होगा, इसमें हो जाएगा, ठीक है। अभी आप लोग नए नए हैं, इसमें अगर जो स्टूडेंट नए हैं CNT में, थोड़ा सा उनको दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन हो जाएगा, विश्वास मानिए, जितना ईजी वे में CNT करवा देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 16 से 36 रैयत। रैयत के बाद आपका क्या हो जाएगा? खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत, वो किसमें है? उसके लिए एक धारा है 37, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 37 इंपॉर्टेंट है, खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत। उसके बाद आपको क्या है? 43 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 1 2 3 4 से 8 काश्तकारों का वर्ग, 4 से 8 भूधारक, 9 से 15 रैयत, आपका 16 से 36 अध्याय 5 हो गया, खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत 37, ठीक है। तो 37 में याद रखिएगा, 37 में मेरा है क्या? खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत, ठीक। 37 धारा 37 में है, ठीक। खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत जो अध्याय 5 धारा 37 में है, ठीक। उसके बाद चलते हैं हम लोग, खुटकट्टी अधिकार प्राप्त के बाद हम लोग ये रैयत देखे अधिभोगी, उसके बाद खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत, फिर 6ठा अध्याय में हम लोग देखेंगे अंधिभोगी रैयत। अंधिभोगी रैयत जो है वो 37 के बाद फिर 38 से 42 के बीच है। 38, 39, 40, 41, 42, ये भी 5 धारा इसमें भी जुड़ा हुआ है। कितना धारा जुड़ा हुआ है? 5 धारा जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे इसमें भी कितना था? अध्याय 2 में भी 5 धारा जुड़ा हुआ था, अध्याय 6 में भी आपका अंधिभोगी रैयत में भी 5 धारा जुड़ा हुआ है। 37 में हमने देखा खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत, ठीक। उसके बाद 38 से लेकर 42 तक हम लोग देखे अंधिभोगी रैयत, ठीक है। अब जो सातवां है, सातवां क्या है? उसमें अध्याय 4, तो अध्याय 4 कौन है भैया? अधिभोगी रैयत। और एक ठो छोड़ के खुटकट्टी अधिकार, अध्याय 4 और 6, यानी अधिभोगी रैयत, अंधिभोगी रैयत से छूट प्राप्त भूमि कौन सी है, इसकी जिक्र है। अध्याय 4, 5 को छोड़ देंगे, अध्याय 4 और अध्याय 6 से छूट प्राप्त भूमि का जिक्र 7वां अध्याय में है, वो है अध्याय 4 और 6 से छूट प्राप्त भूमि, धारा 43। धारा 37 में हमने देखा खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत। धारा 43, 43 में हमने देखा आपको जाकर अध्याय 4 और 6 से छूट प्राप्त भूमि। चलिए अध्याय 7 तक हम एक बार और रिवाइज करवाते हैं आपको। देखिए अध्याय 1 क्या रहेगा? नाम रहेगा, प्रसार रहेगा, शब्दावली रहेगा, 3 धारा रहेगा, 1 2 3 बस, ठीक। अध्याय 2 इसमें 5 धारा, ठीक, 4 5 6 7 8। अब जब CNT एक्ट लागू हो गया तो काश्तकारों की बात होगी। अध्याय 2 में काश्तकार का वर्ग है, 4 से 8 में काश्तकारों का वर्ग। अब कुछ वर्गों की चर्चा है विस्तार से, किसकी? भूधारक, रैयत, फिर रैयत माने अधिभोगी रैयत, खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत, अंधिभोगी रैयत, ठीक। लाइन से सजा देंगे। काश्तकारों का वर्ग के बाद भूधारक तीसरा, रैयत चौथा, खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत 5वां, 6ठा हो गया अंधिभोगी रैयत, ठीक। उसके 7वां अध्याय, अध्याय 4 और 6 यानी अधिभोगी रैयत, अंधिभोगी रैयत से छूट प्राप्त भूमि है, इसकी चर्चा है। धारा 37 में खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत की चर्चा है,
43वें अध्याय 4 और 6 से छूट प्राप्त जो भूमि है उसकी चर्चा है। ठीक है, 1, 2, 3 धारा अध्याय 1। ठीक है, उसके बाद 4 से 8 काश्तकारों का वर्ग, फिर आपका रैयत हो जाएगा तो उस भूधारक हो जाएगा तो उसमें 9 से 15, उसके बाद रैयत हो जाएगा 16 से 36, खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत हो जाएगा 37 हो जाएगा आपका, और उसके बाद आपको 38 से 42 अंधी भोगी रैयत हो जाएगा। 43वें अध्याय 4 और 6 से छूट प्राप्त भूमि होगा। ठीक है, अध्याय 4 और 6 से अध्याय 4 और 4 से छूट प्राप्त भूमियां 7 में। अब पिछले बार मैंने आपको बताया था, याद कीजिए कि सबसे महत्वपूर्ण धारा कौन है इसका, सीएनटी का आर्टिकल 46 जिसमें आदिवासी अपनी जमीन को किसको बेचेगा, अंतरण करेगा, हस्तांतरित करेगा, दान में देगा, एग्रीमेंट करेगा, किसको, आदिवासी को ही करेगा, जो एक थाना का होना चाहिए। और अगर एससी है तो वो एससी को करेगा, ओबीसी है तो वो ओबीसी को करेगा, लेकिन वो एक जिला का होना चाहिए। एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति, एससी मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एसटी मतलब आदिवासी। आदिवासी की केस में वो एक थाना का आदिवासी को ही जमीन बेच सकता है, जबकि एससी ओबीसी जो है वो एससी ओबीसी को ही बेचेगा, एससी एससी को और ओबीसी ओबीसी को। वो एक जिला का होना चाहिए, थाना से ऊपर, जिला का भी होगा तो चलेगा। तो ये जो था 46 में था। तो ये सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद किसमें है, कौन अध्याय में है, तो अध्याय 8 में है। ठीक है, ये तो आप जान गए कि ये सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद किसमें है, तो ये अध्याय 8 में है। ठीक, अगर आपको पूछेगा, जो पिछले बार बताए थे हम आपको, ठीक है, कि भूमि के मूल्य में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है 21, तो वो किस में आएगा, रैयत में आएगा। ठीक है, चलिए अध्याय 8 जो है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो 46 धारा इसी में है। तो 46 धारा किस में है, अध्याय 8 में है। तो अध्याय 8 बेचने की बात कर रहा है, इसका मतलब धारा 46 है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे अध्याय 8 में, जोतों और भूधृतियों में मत जाइए, उतना टफ में मत जाइए, आप यही जानिए भूधृतियों का मतलब जिसका जमीन है, जो जमीन को रखे हुए जो मालिक है। तो जोतों और भूधृतियों जो है, जो भूमि का जो टुकड़ा है, उसके पट्टा और अंतरण के बात की जाएगी। पट्टा, रजिस्ट्री, ठीक है, केवाला, डीड, एक ही तरह का चीज होता है सब। ठीक, तो जोतों और भूधृतियों के पट्टा, जो उसका पट्टा रहेगा, और उसके अंतरण की बात की गई है, हस्तांतरित होने की बात की गई है, बेचने की बात की गई अध्याय 8 में। अध्याय 8, अध्याय 7 पढ़े, अध्याय 4 और 6 से छूट प्राप्त भूमि अध्याय 7 में। अध्याय 8 में जोतों और भूधृतियों के पट्टे और उसका अंतरण, जोतों और भूधृतियों के पट्टे और उसका अंतरण की बात की गई है धारा 44 से 51 के बीच। ठीक है, हमने धारा शुरू से देखा, आपको क्रोनोलॉजी में याद रखना होगा। हमने देखा 1 से 3 हमने देखा, फिर हमने 4 से 8 देखा, 9 से हमने 15 देखा, फिर हमने 16 से 36 देखा, खूटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत हमने 37 में देखा है। ठीक है, उसके 38 से लेकर हमने 42 तक जो है वो अंधी भोगी रैयत को देखा है। ठीक है, और 42 के बाद हम जो 43 में आते हैं, तो आप देख सकते हैं ये अध्याय 4 और अध्याय 6 से छूट प्राप्त भूमि जो है वो 43 में है। फिर 46 भी अध्याय 8 में आता है, 44 से 51 धारा है बस अध्याय 8 में, जो जोतों और भूधृतियों के अंतरण, मतलब जोतों और भूधृतियों के पट्टे और उसका अंतरण जो है 44 से 51 में है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको काफी अभी इजी लग रहा होगा। चलिए, अब 8 आ गया, 9 कुछ है ही नहीं, 9 तो कुछ नहीं है। 8 तक अगर आप समझ गए तो आगे एकदम तुरंत समझ जाइएगा। देखिए 9 क्या है, 9 से 9
ल, उच्चारण देखिए नौ, ठीक है, न से नौ और नौ से लगान, लगान न नौ मतलब लगान। तो नौ में क्या है, अध्याय 9 में लगान, न से नौ और न से न का उच्चारण आता है लास्ट में लगान, ठीक है। तो 9 लगान के बारे में साधारण उपबंध कहाँ छोड़े थे हम, 51 में। तो ये क्या कहाँ स्टार्ट होगा, 52 से, 52 से 63 के बीच क्या है, लगान के बारे में साधारण उपबंध है। 37 याद रखिएगा, खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत। 43 याद रखिएगा, अध्याय 4 और 6 से छूट प्राप्त भूमि। 44 51 जोतो भूधृतियों के पट्टे और अंतरण। 9 से लगान, अध्याय 9 जो है वो लगान है। 52 से लेकर 63 की बात करता है, 52 से 63 की बात करता है अध्याय 9। अध्याय 9 का एक क है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, 8 भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सभी है, लेकिन ये सब आप अगर बीच बीच में अध्याय और को पहले रट लीजिएगा, पहले याद रखिएगा तो आपको इजी हो जाएगा। जैसे अध्याय 9, 9 से लगान, 9 का क, जैसे लगान फिक्स होगा तो बंजर भूमि की भी बात होगी वहां, बंजर भूमि की बंदोबस्ती, बंजर भूमि का बंदोबस्ती से संबंधित उपबंध कहाँ है, 9 का क में है, 9 का क में है। तो 63वां धारा का क ख जोड़ा गया है इसके लिए, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बंजर भूमि का बंदोबस्ती, 63 का क, 63 का ख, ठीक। 44 से 51 तक देख लिए थे, 52 से 63 तक गए हैं, ध्यान दीजिएगा, 52 से 63 तक हम चले गए हैं, ठीक। 63 का क ख जो है वो बंजर भूमि का बंदोबस्ती है। 9 से लगान और लगान के बाद बंजर भूमि की बंदोबस्ती आपकी होगी 9 का क में होगा, ठीक है। आपको बंजर भूमि का बंदोबस्ती 63 क और ख, 2 धारा, ठीक। 10 में बस, 10 में बस, बस अब कोड़ना चालू कीजिए। तो 10 में आप याद रख सकते हैं, 9 में हमने देखा 9 से लगान, 9 का बंजर भूमि, 10 यानी बस, वहीं ठहर जाना है जमीन में और उसको कोड़ना है, ठीक है। कोड़कर भूमि की चर्चा है 10 में बस में, ठीक है। अध्याय 10 आपका क्या होगा, कोड़कर भूमि का चर्चा है। भूस्वामी काश्तकारी के लिए प्रकीर्ण उपबंध है, ध्यान दीजिएगा, लैंडलॉर्ड, भूस्वामी, काश्तकारी के लिए कुछ उपबंध है, कोड़कर भूमि की भी जिक्र की गई है इसमें, ठीक है। चलिए, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस धारा में कोड़कर भूमि का बारे में बताया गया है, कि कौन सी भूमि कोड़कर है। धारा 64 एकदम याद रखिएगा, धारा 64 याद रखिएगा, भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त वाली भूमि का अभिलेख। धारा 118 एकदम याद रखिएगा, मैं बता दे रहा हूं जो जो इंपॉर्टेंट है पहले, ठीक है। आपको मैंने बता दिया, खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत, 37 43 आपको अध्याय 4 6 से छूट प्राप्त भूमि, 64 से कोड़कर याद रखिएगा, ठीक है। हमने देखा 9 से लगान के बारे में साधारण उपबंध, 52 से 63, बंजर भूमि का बंदोबस्ती 63 क और ख, ठीक। 63 क ख के बाद फिर हम आ जाएंगे 64 में, और 64 में हम देखेंगे कोड़कर भूमि के बारे में कहा गया है। यही अध्याय जो है 10 बस वहीं कोड़ना है, कोड़कर भूमि, और उससे पहले लगा हुआ है उसमें वर्ड भू, चैप्टर का नाम है भूस्वामी, लैंडलॉर्ड और काश्तकारी के लिए प्रकीर्ण उपबंध, ठीक है। हमने 9 से लगान, फिर बंजर भूमि, फिर भूस्वामी, लैंडलॉर्ड, काश्तकारी के लिए प्रकीर्ण उपबंध की बात कही, 10 में कोड़कर की बात कही, 64 से लेकर ये मोटा मोटी 75 तक जाएगा, ठीक है। ये 64 से लेकर 75 तक जाएगा, 11 इसमें आपको जोड़ देना है, बस 64 से 74 एक जोड़ देना है 75, ठीक। आपको 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक दिमाग में नहीं घुसे इसको पढ़ते रहिए, बार बार पढ़ने से ही आपको दिमाग में आ जाएगा,
ठीक, वैसे मैं इसको बतलाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा मतलब आपको सहयोग रहेगा, आपको ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं होगी। जितना हमको मेहनत करना पड़ा है उतना आपको मेहनत की आवश्यकता नहीं है। मैंने इसको बहुत ज़्यादा लाइट बना दिया है। ठीक है, भूस्वामी और काश्तकारी के लिए प्रकीर्ण उपबंध 10 से बस हो गया आपका कोड़कर 64 से लेकर 75 तक। ठीक है, उम्मीद करते हैं 10 चैप्टर खत्म हो गया। 9 ठो देखना है हमको, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। ठीक है, 10 आ गया हमारा भूस्वामी काश्तकारी के लिए प्रकीर्ण उपबंध कोड़कर। 11 में कुछ नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई है, संविदा की बात कही गई है, रूढ़ी की बात की गई है, बस। ठीक है, इसमें 75 में हम इसको स्टॉप कर दिए थे। ठीक है, कोड़कर के बारे में 64 में कहा गया था, और आपको जाकर 64 से लेकर 75 तक में कोड़कर भूस्वामी काश्तकारी के लिए प्रकीर्ण उपबंध, उसके बाद 75 के बाद 76, 77, 78, 89 चार धाराएं हैं। किसमें? रूढ़ी और संविदा में, बस ध्यान रखिए। 4 धाराएं हैं आपकी, किसमें? रूढ़ी में और संविदा में। ठीक है, याद हो गया, रूढ़ी और संविदा अध्याय 11। ठीक है, अब चलिए, रूढ़ी और संविदा में कितना है? 75 के बाद 76, 77, 78, 89, 79। ठीक, अब आ जाएगा 80। तो अब कैसे चलेंगे? 80 से सीधे धारा आएगा 100, अब फिर 80 से 100 आ गया तो 100 से आएगा 117, फिर 117 के बाद क्या होता है? 118, तो फिर 118 से हम लोग चलेंगे, 118 से आएगा कितना? 126। बहुत ईजी है। 9 लगान, उसके बाद बंजर भूमि, उसके 10 बस कोड़कर भूस्वामी काश्तकारी के लिए प्रतिबंध, 11 रूढ़ी और संविदा। अब अध्याय 12, अध्याय 12, 13, 14, 15, चार अध्याय ये अभिलेख का बात करता है, रिकॉर्ड का बात करता है। ये पूरे इसमें आप प्रकरण में आप देखिएगा, ये क्या चीज का बात करता है? रिकॉर्ड का। अध्याय 12 भी अभिलेख का बात करेगा, 13 भी रिकॉर्ड लिखने का, किसी के बारे में लिखने का, रिकॉर्ड का बात करेगा, अभिलेख लिखा हुआ रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, 12, 13, 14, 15 ये चारों में क्या है? अभिलेख है। ठीक, अधिकार अभिलेख है, तो किसी में भूस्वामी के विशेषाधिकार वाला अभिलेख है, तो किसी में भू संबंधी रूपांतरण है, भूमि संबंधी शर्तें का अभिलेख है, किसी में कोई अभिलेख है ग्राम मुखिया, तो खुदकट्टी अधिकार भूमि का अभिलेख है। यही अभिलेख की चर्चा है 12, 13, 14, 15 में। अध्याय 12 में मैंने बता दिया आपको, 76, 77, 78, 79 हम लोग पढ़ चुके हैं रूढ़ी और संविदा में। अब हम लोग आएंगे 80 से 100 अध्याय 12 में। ठीक, उसके बाद 101 से 117 अध्याय 13 में। फिर अध्याय 14 में हम क्या आएंगे? 118 से 126 आएंगे। किस में हम? आपका 14 में। फिर 15 में क्या आएंगे हम? चलिए देखते हैं हम लोग 15 127 से 134 आएंगे। ठीक है, चलिए 127 से 134, यानी कि हम लोग 80 से शुरू कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? अभिलेख में 134 तक जा रहे हैं। ध्यान रखिए, 80 से शुरू कर रहे हैं, 80, 90, 100, 20, 30, 50, 55 इसमें जुड़ गया, 134 तक जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको याद रखने के लिए आसानी होगा। ठीक, अब चलिए देखिए, 12 हमने बोला था ना, 12, 13, 14, 15 इसमें क्या अभिलेख की चर्चा है। कैसे कैसे भाई? तो देख लेते, इजी बनाते हैं पहले हम। 12 में क्या है? धारा 80 से 100 है। 13 में उसके बाद क्या आ जाएगा? 101 से 117। 14 में 118 से 126। कहाँ तक है? 134 तक चर्चा है, तो 127 से 134, 15 हो गया। अब क्या अभिलेख है, इसको आपको एक दो बार खुद पढ़ना होगा, नहीं पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। अभिलेख ध्यान दीजिएगा, अधिकार अभिलेख और लगान का निर्धारण, मतलब रिकॉर्ड, राइट्स ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, अधिकार अभिलेख और लगान का निर्धारण, यहाँ क्या चीज का है? अधिकार अभिलेख की चर्चा है। ठीक, 80 से 100 में अधिकार अभिलेख और
लगान का निर्धारण, अधिकार अभिलेख और लगान का निर्धारण। ठीक, उसके बाद भूमि संबंधी क्या शर्त है भाई, भूमि संबंधी शर्त, कितना लगान लगेगा, क्या लगेगा, भूमि का क्या प्रकृति है उसका लिखा हुआ रहेगा रिकॉर्ड में, भूमि का कागज में, पट्टा में, खतियान में, तो वो भी लिखा हुआ चाहिए ना, हर चीज का रिकॉर्ड कहाँ है, अध्याय 12, 13, 14, 15 में है रिकॉर्ड। ठीक, उसी के तहत लिखा जाएगा। भूमि संबंधी शर्तें एवं उनका रूपांतरण और अभिलेख किसमें है, तो 13 में। फिर क्या है, भूस्वामी के विशेषाधिकार। उस समय भूस्वामी कौन था, जब सीएनटी एक्ट लागू था, जमींदार था। जब जमींदारी प्रथा खत्म हो गई तो भूस्वामी कौन हो गया, सरकार हो गया। ठीक है, तो उस समय की बात हो रही है, जमींदारों के विशेषाधिकार की यहां बात हो रही है, भूस्वामी लैंडलॉर्ड। तो जमींदारों के विशेषाधिकार वाला जो भूमि है उसका रिकॉर्ड कहां होगा, तो 118 में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसको। जैसे 64 कोड़कर देखे ना, अधिकार अभिलेख जो है आपका शुरू हुआ 80 से 100, 118 क्या है, भूस्वामी लैंडलॉर्ड जमींदार के विशेषाधिकार वाले भूमि का अभिलेख 118। ठीक, चलिए अधिकार अभिलेख, पहला अधिकार अभिलेख और लगान का निर्धारण 80 से 100। भूमि संबंधी शर्तें क्या है, भूमि संबंधी शर्तें, उसका रूपांतरण और अभिलेख कहां पर है, तो 101 से 117 में है। अब जमींदारों के यानी भूस्वामी के विशेषाधिकार वाले भूमि का अभिलेख 118 से शुरू, 118 से 126 के बीच है। आपको दे देगा कि जमींदार या भूस्वामी के विशेषाधिकार वाले भूमि का अभिलेख जो है किस धारा के अंतर्गत है, 118 से 126, 127 से 142, धारा आपको जाकर 57, तो धारा 37। तो आप जानते हैं कि ये किसमें है भाई, भूस्वामी के विशेषाधिकार वाले अभिलेख की बात आ जाएगी तो 12, 13, 14, 15 पहुंचेंगे। ठीक, उसके बाद कहाँ आ जाएंगे हम लोग, 14 में आ जाएंगे। ठीक है, कि पहले तो था अधिकार अभिलेख और लगान का निर्धारण, फिर हुआ भूमि संबंधी शर्तें और उसका रूपांतरण, फिर लैंडलॉर्ड भूस्वामी के विशेषाधिकार वाले भूमि का अभिलेख 118 से 126। चलिए कंप्लीट हो गया 14 चैप्टर। 15वां हम लोग भी अभिलेख की बात करते हैं। क्लिष्ट है थोड़ा सा सब्जेक्ट, हम ये वर्ड हमको ज़्यादा जानने का जरूरी नहीं है, केवल हम जानेंगे कि अध्याय 15 में क्या है भैया। तो अभी हम बात यही जानेंगे कि 126 तक हो गया था, 118 से लेकर 126 तक, 127 से लेकर 134 से, मैंने बताया था 80 से 34 134 तक अभिलेख की बात हुई है, तो 127 से 134। ठीक, इसमें क्या है, इसमें भी अधिकार अभिलेख, खूट कट्टी अधिकार वाले रैयत, ग्राम का मुखिया तथा अभिधारियों के अन्य वर्ग की बाध्यताएं। अभी अगर आपको दिक्कत होगा तो बाध्यताएं वर्ड कहाँ आया, आप ध्यान रखिएगा, अध्याय 15 में आया है, अध्याय 15 में बाध्यताएं आया है। ठीक है, अभिधारियों के अन्य वर्ग की बाध्यताएं क्या आया है, अधिकार अभिलेख, खूट कट्टी अधिकार वाले रैयत, उसके बाद ग्राम मुखिया तथा अन्य अभिधारियों जो है, अभिधारियों के अन्य वर्ग की बाध्यताएं, अध्याय 15। धारा कितना से कितना, तो 127 से 134 में, अध्याय 15 धारा 127 से 134। ठीक है, अब आपको तुरंत याद हो जाएगा, ये 15 तक हो गया मेरा, 12, 13, 14, 15 अभिलेख खत्म हो गया। ठीक, अब चलिए 16 का 17, 18, 19 हमने अभी तक मुंडारी खुटकट्टीदार का नहीं बात किया है। खुटकट्टी अधिकार रैयत की बात हमने की है अधिभोगी रैयत के बाद 5वां अध्याय में। ठीक है, 37 धारा में। मुंडारी खुटकट्टीदार की बात नहीं की है, तो मुंडारी खुटकट्टीदार किसमें है, चैप्टर 18 में है। मुंडारी खुटकट्टीदार वाले उपबंध यहाँ है, तो चैप्टर 18 मुंडारी खुटकट्टीदार से जुड़े उपबंध, मुंडारी खुटकट्टीदार से जुड़े उपबंध लास्ट अध्याय के पहले अध्याय 18 में है। ठीक है,
कितना से कितना धारा में है? तो भाई 239 से 256 में है, याद रखिएगा। जब हम ये याद रख लेंगे कि 239 से 256 है, तो 56 के बाद 57 आता है, तो लास्ट 257 से 271 अंतिम धारा तक जो है मेरा क्या है? अनुपूरक उपबंध है अध्याय 19 में। तो मेरा 18 हो गया, 19 हो गया। मुंडारी खूट कट्टीदार वाले उपबंध, मुंडारी खूट कट्टीदार भूमि के मुंडारी खूट कट्टीदार से जुड़े विशेष उपबंध अध्याय 18 में 200 आपको 39 से 256 के बीच है, 257 से 271 अनुपूरक उपबंध है। और ये दोनों के पहले परिसीमा की बात की गई है। परिसीमा मतलब यदि कोई वाद हमने फाइल किया तो उस वाद को आप कितने दिनों के अंदर फाइल आपका करना चाहिए, वो केस कितने दिनों के अंदर करना चाहिए, या अगर कहीं अभिलेख एक्ट में जिक्र नहीं है कि कितने दिनों के अंदर करना चाहिए, तो उसका एक समय सीमा दिया हुआ है, 6 महीना 1 साल। इसी परिसीमा की चर्चा अध्याय 17 में है। तो ऑब्वियस है कि ये 239 से तो ये 238 के बीच रहेगा। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। 230 से 38, इसमें क्या है? 9 ठो धारा है, 230 से 38। ठीक, तो हम लोग जान गए, यहां पर हम लोग उधर 15 तक जान गए थे हम लोग 134। ठीक, 15 तक हम लोग जान गए थे 134। यहां पर भी हम लोग जान गए नीचे से। नीचे सबसे पहले क्या? 257 से 271, 239 से 56। ठीक है, और 200 आपको 30 से लेकर 238 जान गए। ये 3 परिसीमा। मुंडारी खूट कट्टीदार के बारे में नहीं पढ़े थे, उसके बारे में जान गए। 18वां चैप्टर मुंडारी खूट कट्टीदार से जुड़े विशेष उपबंध, अनुपूरक उपबंध। ठीक, अब चलिए अब मात्र 2 चैप्टर है, कितना आसान हो गया। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, बहुत इंपॉर्टेंट। अरे एक ये मुंडारी खूट कट्टीदार से संबंधित 19 से पहले 18वां चैप्टर में। ठीक है, 239 239 से 256 याद रखिएगा, पूछ देगा। ठीक, अब चलिए 16वां चैप्टर क्या है? 16वां सीएनटी एक्ट पूरी तरह केंद्रीकृत किस पर केंद्र है? केंद्र बिंदु किस पर काम करता है? अधिकार किसको दिया गया? डीसी उपायुक्त को दिया गया, जिला अधिकारी को दिया गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिया गया। ठीक है, उपायुक्त। ठीक जी, तो उपायुक्त द्वारा संज्ञेय विषयों की न्यायिक प्रक्रिया, उपायुक्त द्वारा जितना भी वाद लिया जाएगा, जो संज्ञान उस पर लिया जाएगा, उस पर क्या प्रोसेस होगा, उसकी क्या न्यायिक प्रक्रिया होगी, पहले किस तरह से उस वाद को लाया जाएगा, एप्लीकेशन दिया जाएगा, डेट रखा जाएगा, वादी को बुलाया जाएगा, प्रार्थी को बुलाया जाएगा, दोनों पार्टी को बुलाया जाएगा, गवाही कराया जाएगा, डिक्री दिया जाएगा। इस तरह का जितना न्यायिक प्रक्रिया की बात कही गई है वो अध्याय 16 में कही गई है। अध्याय 16 सबसे बड़ा अध्याय है, इसमें तकरीबन 96 धाराएं हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट, आप केवल ये याद रखिएगा कि सबसे बड़ा अध्याय कौन है? अध्याय 16, जहां डीसी साहब आ गए हैं। ठीक, उपायुक्त द्वारा जितने विषय संज्ञान में लिए गए, उपायुक्त द्वारा संज्ञेय विषयों की न्यायिक प्रक्रिया, अध्याय 16, उपायुक्त द्वारा संज्ञेय विषयों की न्यायिक प्रक्रिया सबसे बड़ा चैप्टर है। इसमें आपको यहाँ हमने 134 में समाप्त किया था, 80 से 134 के बीच 12, 13, 14, 15 अध्याय देखे थे। 16वां 135 से शुरू होगा और ये 135 से शुरू होकर 200 पार 229 तक चला जाएगा। ठीक है, 229 चला जाएगा। वहीं 229 का एक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 229 का बोलता है बिहार और उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम 1914। पूछा जा सकता है बिहार और उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम कब का है? 1914, जब प्रथम विश्व युद्ध जो है वो प्रारंभ हुआ था, याद कीजिएगा। ठीक, तो बिहार और उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम 1914 के अधीन लगानों की वसूली की क्या प्रक्रिया है, ये 229 का बताता है, 16 का बताता है। 37 खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत बताता है। 43 धारा जो है अध्याय 4 और 6 से छूट प्राप्त भूमि क्या है वो बताता है आपको लेकर। ठीक है, 43 37 जान गए। हमने बात की बंजर भूमि की बंदोबस्ती की। बंजर भूमि का बंदोबस्त 63 क
ख बताता है 9 क, ठीक है, 9 क बताता है। उसी तरह 229 क जो है बिहार और उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम 1914 के अंतर्गत लगान वसूली की संक्षिप्त प्रक्रिया को बताता है, ठीक है। सबसे बड़ा है अध्याय 16 उपायुक्त द्वारा जो विषय लिया गया संज्ञान, उपायुक्त द्वारा संज्ञेय विषयों की न्यायिक प्रक्रिया 135 से लेकर 229 का बिहार उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम अध्याय 16 का हो जाएगा। उसके अध्याय 17, 18, 19, 17 में परिसीमा है आपका 230 से 238 तक, और परिसीमा के बाद मुंडारी खुटकट्टीदार लास्ट जो है सेकंड लास्ट चैप्टर में है मुंडारी खुटकट्टीदार अंतिम के पहले जो 239 से 256 है, उसका अनुपूरक उपबंधे कुछ 257 से 271 है। उम्मीद करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बार आप इसको देखिए इस वीडियो को, और एक बार अगर आप इस वीडियो को बढ़िया से समझ जाइएगा, टेक्निकली पकड़ने लगिएगा, तो आपका CNT एक्ट पर पकड़ मजबूत हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम धारा में घुसेंगे और आपको हम बतला देते हैं कि कोई भी अगर ये बोलता है 271 धारा आपको रटना नहीं है, आपको जानना है कि आखिर ये CNT एक्ट अधिनियम कहता क्या है, विस्तार पूर्वक बस किस धारा के अंतर्गत क्या है, जहां इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रहेगा मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए हम विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।